हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। बच्चा, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 3.10 के एग्जांपल्स। लास्ट एक्सरसाइज है तो एग्जांपल्स भी लास्ट होंगे। तो 3.10 के एग्जांपल्स मिसलीनियस एग्जांपल्स बोले गए हैं। तो क्या है इन मिसलीनियस एग्जांपल्स में, आओ चेक करते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है हमारे को, कह रहा है साहब द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंप्राइज ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब अगर आप कोई टैक्सी किराए पे लेते हो तो वो टैक्सी किस हिसाब से चार्ज करती है। वो कहती है साहब देखो, एक तो मैं फिक्स चार्ज लूंगी, मतलब वो जो टैक्सी का ड्राइवर वो कह रहा है मैं फिक्स चार्ज लूंगा 200 रुपए, मान लो एक बार के लिए कि 200 रुपए तो मैं आपसे लेने ही वाला हूं, प्लस आप जितने किलोमीटर मेरी गाड़ी लेके जाओगे तो 1 किलोमीटर के हिसाब से विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इस बात का मतलब ये कि पर किलोमीटर, मैं 1 किलोमीटर के हिसाब से मैं आपसे इतने रुपए लेने वाला हूं। ओके, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड ₹75। अब देखो 10 किलोमीटर के लिए आपने गाड़ी किराए पे ली, तो इसमें क्या है सर, एक तो फिक्स चार्ज FC लिख रहा हूं मैं ना, फिक्स चार्ज, और दूसरा क्या है चार्ज पर किलोमीटर। मान लो फिक्स चार्ज X है और चार्ज पर किलोमीटर Y है, तो इसकी इक्वेशन क्या बना लेंगे साहब, इक्वेशन बन जाएगी X प्लस 10Y। मतलब 1 किलोमीटर के Y रुपए हैं तो 10 किलोमीटर के कितने हो गए, 10Y हो गए। तो दोनों कोस्ट को मिलाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 75। क्या ये बात क्लियर हो रही है भाई। सेकेंड सिचुएशन में कह रहा है फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 110 रुपीज। तो आप कहेंगे X तो फिक्स चार्ज है प्लस 15 किलोमीटर के 15Y रुपीज हो गए, और दोनों को मिलाया तो कितने रुपए आ गए भाई, 110 रुपीज। वॉट विल बी ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन किसी टैक्सी से 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे बच्चा, लेट फिक्स्ड चार्ज इज ₹Y, या X ले लेते, ₹X, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज ₹Y। 1 किलोमीटर के मान ले रहे हैं हम Y रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली सिचुएशन फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 75। तो आप लिखेंगे फिक्स चार्ज प्लस 10Y इक्वल 75। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चा आपकी, 15 किलोमीटर के लिए 110 रुपए ले रहा है तो X प्लस 15Y इक्वल हो जाएगा बच्चा आपका 110 रुपीज। ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने पहले किया था जो लाइब्रेरी पे था, कि आपकी लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज लगता है और चार्ज पर डे लगता है ना, एक्स्ट्रा। फिक्स चार्ज होगा 3 दिन के लिए, बचे हुए दिनों के लिए पर डे चार्ज लग रहा था। तो वो क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस किया था, तो आपको याद आ गया होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। ओके, सेम पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व होता है। तो आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा इक्वेशन 1 और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स के कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। क्यों लगाया भाई, क्योंकि सर हमने इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वेशन 2 की टर्म्स के साइन हो गए चेंज, तो ये कैंसिल हो गया x से x। तो यहाँ पे बचा 10 माइनस 15 माइनस 5y इक्वल 110 में से 75 माइनस करोगे, क्योंकि माइनस का आंसर आने वाला है, -35 आने वाला है। कितना आया भाई, -35। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी -35 डिवाइड बाय -5। मल्टीप्लाई में था बच्चा, डिवाइड में गया तो साइन चेंज नहीं हुई, तो यहां से y की वैल्यू आ गई भाई साहब 7। कितनी आ गई, 7। ओके, पुट y इक्वल 7। मान लो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 तो देखो x प्लस 10 इंटू 7 इक्वल हो जाएगा 75। ओके, नाउ x प्लस 70 इक्वल 75, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 75 माइनस 70 दैट इज 5। इसके हिसाब से पता चला कि फिक्स चार्ज 5 रुपए ले रहा है और 1 किलोमीटर के 7 रुपए ले रहा है, तो 10 किलोमीटर के 70 रुपए हो गए, 70 हो गए, प्लस 5 के 75। सही बैठा हिसाब अपना भाई, सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। नाउ हमें कह रहा है व्हाट विल बी ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पे फॉर ट्रेवलिंग की स्पेलिंग गलत हो गई अपनी, TR आएगा, ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर गाड़ी किराए पे लेंगे तो क्या लिखोगे आप, कहोगे सर x रुपए तो लगने वाले ही हैं, फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से 25 इंटू वाई हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर लो। तो मैंने कहा देखो भाई x की वैल्यू 5 है प्लस
25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई साहब 7 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। 25 4 जा 100 होता है और 3 175, तो हो गया 5 + 175 और दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ₹180। तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 180 रुपए देने पड़ेंगे। क्या ये बात पकड़ में आ गई? क्वेश्चन इजी था, है ना? मिक्सलिनियस है, बट कौन से मिसलिनियस है? मतलब सारे क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 2। द टोटल एक्सपेंडिचर पर मंथ ऑफ ए हाउस होल्ड कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स रेंट ऑफ द हाउस एंड मेस चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल शेयरिंग द हाउस। कह रहा है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा पर मंथ एक हाउस होल्ड क्या करता है? फिक्स रेंट लगता है उसके अंदर हाउस का, एंड मेस का चार्ज डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल वो क्या कर रहे हैं, खाना शेयर कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है साहब, मान लेते हैं फिक्स रेंट तो हो गया x रुपए, और एक पर्सन का, नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से एक पर्सन का y रुपए ले लेंगे। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट फिक्स्ड रेंट ऑफ द हाउस इज ₹x। यस और नो भाई? x रुपए मान लिए मैंने, एंड मेस चार्ज पर हेड, एंड मेस चार्ज पर हेड या वन नंबर ऑफ एक पीपल का ना, तो आप लिख सकते हैं पर हेड पर मंथ, ऐसा भी लिखा जा सकता है पर हेड। और एक महीने की बात चल रही, क्योंकि रेंट एक महीने का दोगे तो आप लिख सकते हो पर मंथ ऑल्सो, साथ में पर मंथ लगा दो तो आप लिख दोगे ₹y। क्या ये बात पकड़ में आ गई? अब समझना, द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹3900 फॉर 2 पीपल। 2 आदमियों के ₹3900 लग रहे हैं। तो मैंने कहा 2 आदमी अगर ₹3900 दे रहे हैं तो इसमें से एक तो x दे रहे हैं, भी फिक्स रेंट दे रहे हैं, प्लस 2 पीपल है, एक आदमी का y रुपए का खर्चा है मेस का, तो 2 आदमियों का कितना होगा? 2y होगा, एंड 7500 फॉर 5 पीपल। तो आपने कहा देखो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सिचुएशन बना रहे हैं, x + 2y की वैल्यू हो जाएगी 3900। यस और नो? 2 आदमी है तो खाना खाएंगे तो 2 आदमियों के पैसे लगेंगे, और फिक्स चार्ज दोनों का लगना ही वाला है। 5 पीपल मतलब 5 आदमी एक घर में रह रहे हैं, तो उनका क्या होगा? सर फिक्स रेंट तो लगेगा ही लगेगा, प्लस मेस का चार्ज हो जाएगा 5y, दैट इज ₹7500। दीज आर बोथ आवर 2 इक्वेशंस। अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना आसान है, क्योंकि x के कोफिशिएंट इक्वल दिख गए, तो हमने कहा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ये तो कट गए साहब। 2 - 5 होता है माइनस का 3y, इक्वल में 7500 में से एक बार के लिए मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं 3900, और फिर मैं आंसर के लगा दूंगा माइनस, क्योंकि 7500 बड़ा है। तो ये आंसर आएगा बच्चा माइनस का 3600। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो -3600 डिवाइड बाय -3 आएगा, और यहां से आप y की वैल्यू बोल सकते हो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 0, 1200 रुपए। मतलब खाने का कितना रुपए लग रहा है भाई? 1200 रुपए लग रहा है। फाइंड द रेंट ऑफ द हाउस एंड मेस चार्ज पर हेड पर मंथ। ठीक है ना? फाइंड द रेंट ऑफ द हाउस, तो रेंट ऑफ द हाउस के लिए x की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर, ये बात तो सही है। तो मैंने कहा एक काम करो, पुट y = 1200 इन इक्वेशन 1 फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो आपने लिखा x + 2 × 1200 इक्वल में 3900। ये हो जाएगा बच्चा x + 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2400 इक्वल 3900, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3900 - 2400। माइनस कर लो भाई, 0 0 5 1, 1500 रुपए आपके रूम का किराया लग रहा है भाई। ओके, नाउ x भी आ गया, y भी आ गया, और यही हमसे पूछ रहा था, तो आप लिखोगे सो रेंट ऑफ द हाउस इज ₹1500 एंड मेस चार्जेस पर हेड पर मंथ। एक आदमी का एक महीने का कितने रुपए ले रहा है भाई मेस खाना खिलाने का? वो ले रहा है साहब इज ₹1200। ओके, क्लियर है सबको? ऐसा होता है भाई, बड़े बड़े शहरों में ऐसे ही रूम किराए पे दिए जाते हैं बच्चों को जो पढ़ते हैं। आई थिंक ये एग्जाम्पल नंबर 2 तुम्हारे तक पहुंच चुका है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। बच्चा एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, डाउट क्लियर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चा एग्जाम्पल नंबर 3, एरिया। अच्छा, एरिया तो आता है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स
ओके, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। अगर आप रेक्टेंगल लेते हैं और उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, कब हो जाता है, जब उसकी लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर देते हो और ब्रीथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हो। तो हमने कहा पहले रेक्टेंगल की यूनिट्स क्या थी वो तो बता दो, तो मैंने कहा भाई वो तो मेरे को पता नहीं, तो आपने कहा लेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा देख भाई ये आपका रेक्टेंगल है मान लेते हैं जिसकी लेंथ x है और ब्रीथ क्या है y है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ x इंटू वाई। यस और नो। केस 1 क्या कह रहा है कि अगर आप इसकी लेंथ को क्या कर देते हैं रिड्यूस कर देते हैं 5 यूनिट तो x माइनस 5 हो जाएगा और ब्रीथ को इंक्रीज कर देते हैं तो y प्लस 3 हो गया। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग एरिया क्या आ रहा है सर, हमारे अकॉर्डिंग आएगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। बट क्वेश्चन कह रहा है ये जो एरिया आया है ये कितना है, ओरिजिनल एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम है, तो ये एरिया था, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल रखोगे आप एक्स वाई माइनस 9 के। क्या ये बात पकड़ में आ रही है, ओरिजिनल एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम। सेकंड केस में क्या कर रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रीथ बाय 2 यूनिट, दोनों चीजों को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो आपके नाउ सेकंड केस में आप डायग्राम कैसे समझा सकते हो मेरे को, आप बोलोगे सर देखो अभी इसकी लेंथ हो गई है x प्लस 3, मैंने कहा ओके, ब्रीथ क्या हो गई y प्लस 2। अब जो एरिया आएगा मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, वो जो एरिया आएगा वो किसके इक्वल लिखेंगे अपन, द एरिया इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो जो ओरिजिनल एरिया था उसमें प्लस कर देंगे 67, ये इक्वेशन बन जाएगी भाई। ओके समझ में आया। ओवरऑल कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x यूनिट, यूनिट ही लेना पड़ेगा ना, मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर की बात ही नहीं हो रही, यूनिट की बात हो रही है तो आप यूनिट में ले लो। एंड ब्रीथ, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल बता रहा है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल ऑब्वियसली वहां पे है भी ये एग्जांपल, दैट इज योर y यूनिट। ओके देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू वाई यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला केस सर केस 1 में क्या कह रहा है, मैं यहां पे केस 1 लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 लेंथ क्या है डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो आप लिखेंगे x माइनस 5 यूनिट एंड ब्रीथ क्या है इंक्रीज हो रही है 3 यूनिट, तो आप लिखेंगे y प्लस 3 यूनिट। देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, ये जो एरिया हो रहा है किसके इक्वल आएगा, एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, तो आप इसको लिखेंगे एक्स वाई माइनस 9। क्या ये पहली इक्वेशन समझ में आ रही है हम कैसे डिजाइन कर रहे हैं, तो आपने कहा सर प्रोडक्ट करो, मैंने कहा x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई प्लस 3x हो जाएगा, फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5y और माइनस 5 3 जा 15 हो गया, इक्वल में क्या है एक्स वाई माइनस 9 है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, माइनस 15 उधर ले जाओ बच्चा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल में माइनस 9 प्लस 15। ओके तो बताओ माइनस 9 प्लस 15 कितना होगा, आंसर तो प्लस का आएगा क्योंकि 15 बड़ा है, 15 में से 9 माइनस करोगे 6 आ रहा है, तो ये आएगा आंसर प्लस का 6। क्या ये बात पकड़ में आ रही है भाई, कोई दिक्कत किसी को, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके अब मैं डायग्राम इरेज कर रहा हूं, तुम बना सकते हो अपनी नोटबुक में समझने के लिए। तो मैंने कहा अब मुझे सेकंड केस लेना पड़ेगा, सेकंड केस में लेंथ और ब्रीथ देखनी पड़ेगी और फिर एरिया में क्या रिलेशन दिया है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपने कहा देखो सर केस सेकंड लोगे आप, केस सेकंड में हमें कह रहा है कि साहब लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई 3 यूनिट, तो x प्लस 3 हो गई अब लेंथ हमारे पास रेक्टेंगल की, और ब्रीथ कितनी हो गई x प्लस 2 यूनिट हो गई, y प्लस 2 नॉट x प्लस 2, लेंथ हमारे y ब्रीथ हमारी y थी, तो y इंक्रीज ब्रीथ बाय 2 यूनिट, तो आप लिखोगे y प्लस 2 यूनिट। ओके देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया हमारे अकॉर्डिंग तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 आएगा, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट, मतलब पहले जो एरिया था उसमें 67 ऐड कर दो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई प्लस 67। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 3y प्लस 6 इक्वल में एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये प्लस का नंबर है उधर जाएगा तो बच्चा माइनस का हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल में
67 माइनस 6 हो गया, और जिसको तुम सिंप्लीफाई करके 2x प्लस 3y इक्वल में 61 लिख सकते हो, और दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक इक्वेशन 1 और 2 में कोई दिक्कत नहीं आ रही तुम्हारे को, कैसे लाए अपन ये। अब हमें इन दोनों को सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए मैं नई स्लाइड लेता हूं और फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं बच्चा 3x माइनस 5y इक्वल में है 6, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल में 61, कितना है भाई 61 ही है, हाँ, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सोल्व करना है तो कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे बच्चा। तो कोफिशिएंट के लिए हमने कहा कि ठीक है एक काम करो, x के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, जिसके लिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 को 3 से, 6 बन जाएंगे दोनों के। तो करो भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6x माइनस 5 2 जा 10y इक्वल 6 2 जा 12, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ 3 से मल्टीप्लाई करो नीचे वाली इक्वेशन को, तो आएगा 6x प्लस 9y इक्वल में 3 1 जा 3 3 6 जा 18 183, और दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। भाई 61 को 3 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, ठीक है, तो कितना आ गया 183। अब मुझे देखो x के कोफिशिएंट इक्वल है, साइन भी सेम है, तो साइन डिफरेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इक्वेशन 4 के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गए। माइनस के 10 है और माइनस के 9 है, तो हो गए बच्चा माइनस के 19y इक्वल में माइनस का 183 है प्लस का 12 है, तो 12 183 में से माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 1 माइनस का, और यहां से y की वैल्यू आ रही है माइनस 171 डिवाइड बाय माइनस 19। अब 171 में क्या 19 का डिवाइड जा रहा है, ऑब्वियसली जाएगा, 9 टाइम जा रहा है बच्चा, तो यहां से y की वैल्यू आ गई प्लस 9। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये जो y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकते हो, तो आपने कहा 1 में ही करेंगे, तो आपने कहा पुट y इक्वल 9 इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 क्या बन गई, 3 इंटू एक्स है माइनस 5 इंटू 9 है इक्वल में बच्चा 6 है, तो हो जाएगा 3x माइनस 9 5 जा 45 इक्वल 6। यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो 3x किसके इक्वल लिखे, 3x विल बी 6 प्लस 45, और 6 प्लस 45 51, तो 3x इक्वल 51, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 51 अपॉन 3, 3 1 जा 3 3 7 जा, तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 17। x कितना आ गया 17, y आ गया 9, तो आप लिख सकते हैं सो लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल्स आर 17 यूनिट्स एंड 9 यूनिट्स। सो तो आप लिखोगे सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 17 यूनिट, ओके, यूनिट्स लगा दो भाई, एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 यूनिट्स। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया, लेंथ और ब्रीथ में रिलेशन समझना है बस, जरूरी यही था कि आप क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं वो तो हम पढ़ते आ ही रहे, है ना, 3.10 तक पहुंचने वाले, और लगभग हर एक्सरसाइज में अपन ने इसको सोल्व किया है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछे, वीडियो पसंद आ रहे हो बच्चा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दे। ओके बच्चा, चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चा एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4, कह रहा है ए मैन स्टार्ट्स हिज जॉब विथ ए सर्टेन मंथली सैलरी। एक आदमी अपनी जॉब स्टार्ट करता है एक सर्टेन मंथली सैलरी, मतलब कुछ मंथली सैलरी पे, एंड अर्न्स ए फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर, और उसको हर साल एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट मिलता है। तो हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं उसकी मंथली सैलरी x रुपए है और इंक्रीमेंट एवरी ईयर क्या है, ₹y है। ओके, इफ हिज सैलरी वाज 1500 आफ्टर 4 इयर्स ऑफ सर्विस, 4 साल बाद उसकी सैलरी 1500 रुपए है। तो मैंने कहा देखो 4 साल बाद बोला है, तो पहली बात तो ये कि 4 इयर्स में हम ये समझ सकते हैं कि उसकी फिक्स सैलरी x रुपए रही होगी, प्लस 4 साल का इंक्रीमेंट हो गया तो 4 इंटू वाई हो गया होगा, दोनों को मिलाया तो 4 साल की सैलरी बन गई। भाई पहली साल की सैलरी क्या होती है, x रुपए होती, दूसरे साल की x प्लस वाई, तीसरे साल की x प्लस 2y, और चौथे साल की होती है x प्लस 3y। वो हो रहा है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद हो जाती है x प्लस 4y। समझ रहे हो ना, एक साल बाद कितनी सैलरी होती है उसकी, ये होती, पहले साल ये ज्वाइनिंग पे ये थी, दूसरे साल में ये, तीसरे साल में ये, चौथे साल में क्या हो जाती है x प्लस 4y आफ्टर 4 ईयर। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। 4 ईयर के बाद भाई 4 साल काम करते हुए हो गया उसको, तो 4 साल बाद मतलब 5वें साल की सैलरी क्या रहती, अप्रैल में
है ना भाई, मार्च तक की हम बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट कह रहा है 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो आप लिखोगे x प्लस 10y, सीधी सी बात है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि x प्लस 9y लिखें कि x प्लस 10y लिखें। आफ्टर 10 ईयर बोल रहा है तो 10 ईयर की इंक्रीमेंट ऐड हो चुका है। ओके, तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे बच्चा, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि लेट फिक्स सैलरी या सैलरी ऑफ ए पर्सन, मंथली सैलरी बोल सकते, तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट सैलरी ऑफ द मैन, है ना, सर्टेन सैलरी, मंथली सैलरी, हाँ सैलरी ऑफ ए मैन इज ₹X एंड फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर इज ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली बात सर 1500 रुपए है सैलरी, कितने साल के बाद में, 4 ईयर, 4 साल बाद। तो हम यहां पे लिखेंगे सैलरी आफ्टर 4 ईयर ऑफ सर्विस, जैसा आर डी शर्मा में लिखा हुआ है, तो उसको आप लिख सकते हैं x प्लस 4y इक्वल में 1500 रुपए। ठीक है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड सिचुएशन में क्या करें, 1800 रुपए हो जाती है कब, आफ्टर 10 ईयर ऑफ सर्विस, तो आप इसको लिखेंगे x प्लस 10y इक्वल में हो गया बच्चा 1800 रुपीज। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे सबसे देखो इस क्वेश्चन में मेन जो डिस्कशन करने वाली बात ये थी कि x प्लस 4y लिखे हैं x प्लस 3y। तो मैंने इस बात को समझा देता हूं कि मान लो पहले साल उसकी सैलरी ये रहेगी, तो ये कब होती है, मान लो उसने अप्रैल में ज्वाइन किया था, तो अप्रैल टू मार्च, नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद में जो अप्रैल आएगा उसमें उसकी सैलरी क्या रहने वाली है, x प्लस 1। तो दिस इज सैलरी x प्लस y, मान लो दिस इज सैलरी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर x प्लस 2y, आफ्टर 3 ईयर x प्लस 3y, आफ्टर 4 ईयर कितनी हो जाती है, x प्लस 4y। ओके, क्लियर है सबको, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाली मेन बात है समझने वाली। तो आपने कहा ठीक है सर आपने बता दी हम समझ गए, मैंने कहा डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर सकते हैं बच्चा। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया साहब, 4 माइनस 10 माइनस का 6y इक्वल 1500 माइनस 1800 माइनस का 300 हो जाएगा। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी -300 डिवाइड बाय -6 और y की वैल्यू आ गई 50 रुपए। हर साल उसकी सैलरी में कितना एडिशन हो रहा है, 50 रुपए एडिशन हो रहा है। अब y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में और x की वैल्यू पता कर लो। तो आपने कहा पुट y इक्वल 50 इन इक्वेशन 1, तो आप लिखोगे x प्लस 4 इंटू 50 इक्वल 1500, तो x प्लस 20 200 हो गया, 5 4 जा 20 200 इक्वल 1500। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई बच्चा 1500 माइनस 200 और दैट इज 1300। x भी आ गया बच्चा और y भी आ गया है। अब x और y की वैल्यू का क्या करेंगे बच्चा, आप बोलोगे सर x लिख दो, यहाँ पे सैलरी ऑफ मैन पूछ रहा है। अब हमसे कह रहा है व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग सैलरी एंड व्हाट इज एनुअल इंक्रीमेंट। तो आपने कहा ठीक है x और y की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो स्टार्टिंग सैलरी इज ₹1500 इज ₹1500 एंड एनुअल इंक्रीमेंट इज ₹50। ओके, बहुत पुरानी बातें हैं तो इसके हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है। अभी के हिसाब से तो इतनी सैलरी पे काम करना मुश्किल है, बट ठीक है पार्ट टाइम कर रहे हो। क्लियर है क्या सबको भाई। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। और अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना अपन, ये बहुत ही मजेदार है क्योंकि इसके अंदर हमें नहीं पता कि सेम पैटर्न पे चलने वाला है कि नहीं, हर एक एग्जाम्पल में पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इसलिए मिसलिनियस एग्जाम्पल्स को आराम से करना और कहीं पे कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखो बच्चा एग्जाम्पल नंबर 5, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स, 2 आदमियों की इनकम है, उनका रेशियो दे रखा है 9:7। ओके, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, मतलब उनके खर्चे का रेशियो दे रखा है 4:3। इफ ईच ऑफ देम सेव ₹200 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। मैंने कहा देखो भाई रेशियो है तो कॉमन रेशियो लेट करना पड़ेगा, तो इनकम का कॉमन रेशियो ले लेना x, जिससे आपके पास इनकम आ जाएगी। रेशियो देखो मतलब मान लो उनकी सैलरी कुछ थी, a रुपीज थी और b रुपीज थी, 2 पर्सन उनकी सैलरी a रुपए और b रुपए थी, तो इनकी सैलरी का रेशियो क्या बनता, a रेशियो b बनता। अब a रेशियो b जो है वो सैलरी का सिंपलेस्ट फॉर्म है। भाई मान लो सैलरी एक पर्सन की 1500 रुपए, दूसरे की 1800 रुपए, ऐसे मान के चल रहा हूं मैं।
तो रेशियो निकालोगे तो काट पीट के निकालोगे ना, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये आ जाता 5:6। तो ऐसे तो ना 5 रुपए और 6 रुपए उनकी इनकम है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो रेशियो से वापस क्वांटिटी बनाने के लिए जो चीज कटी है उसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो या कॉमन मल्टीपल भी बोला जाता है। तो आपने कहा मान लो वो x है, तो 5 से x को मल्टीप्लाई किया 5x बन गया, और 6 से x को मल्टीप्लाई किया 6x बन गया, तो 5x ए पर्सन की सैलरी है और 6x बी पर्सन की सैलरी है। सेम अपन एक्सपेंडिचर में कॉमन रेशियो लेंगे y, ठीक है ना। तो उससे 4x और 3x आएगा, मान लो 4y और 3y आ गया, तो आप कहेंगे सैलरी में से अगर मैं एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है सेविंग। तो पर मंथ की बातें चल रही हैं, तो पर मंथ जो सैलरी है उसमें से पहले पर्सन का रेशियो 4y बनेगा। 4y अगर मैं माइनस कर देता हूं तो सेविंग बन जाती है वो 200 रुपए के इक्वल। इससे आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखने वाले हैं अपन, तो सबसे पहले हम लेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट नहीं करेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन में आप कैसे लिखेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons is 9:7. Let common ratio is x. Therefore, income of फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन की इनकम क्या हो जाएगी भाई, फर्स्ट पर्सन इज ₹9x एंड इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, दूसरे पर्सन की इनकम क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से। अरे रेशियो को देख के बताओ ना। तो आपने कहा सर दूसरे पर्सन की इनकम हो गई 7x रुपए। क्या ये बात पकड़ में आ गई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, खर्चा पर मंथ है ना, जो उनका खर्चा है वो क्या हो जाएगा, इज 4:3। तो आप यहां पे भी लेट करेंगे, लेट कॉमन रेशियो इज y। सो या देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, एक्सपेंडिचर मंथली एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन का खर्चा कितना है, तो आप कहेंगे 4y। कितना हो जाएगा बच्चा, 4y। ओके, रुपीज में आएगा 4y। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन, दूसरे पर्सन का खर्चा कितना हो जाएगा आपका, इट इज ₹3y। अब सेविंग क्या होती है सर, सिंस सेविंग अगर कहीं पे आप बात करोगे तो होगी आपकी इनकम में से माइनस कर दो एक्सपेंडिचर को। अरे एक्सपेंडिचर जो होता है ना खर्चा, उसको माइनस कर दो। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, आएगा नहीं यहाँ पे मेरे को भी पता है, बट कोशिश करता हूं मैं इसको, एक्सपेंडिचर अब आ गया। तो देयरफॉर सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी हो जाएगी, 9x - 4y, और सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन 7x - 3y। और क्वेश्चन कह रहा है दोनों 200 रुपए बचा रहे हैं, तो इस चीज को आराम से अपन लिखते हैं यहां पे, सिंस सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन इज क्या होगी सर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 9x - 4y हो गई। ओके, एंड सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन दूसरे पर्सन की सेविंग क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे देखो सर इनकम है 7x रुपए और एक्सपेंडिचर है 3y रुपीज, तो आप लिखोगे 7x - 3y, रुपीज में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों 200 रुपए बचा रहे हैं, तो आप लिखेंगे 9x - 4y = 200। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड 7x - 3y = also 200। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भाई? अब क्या करें, तो मैंने कहा भाई अब कुछ नहीं करना, y के कोफिशिएंट इक्वल करो। अगर आप x के करना चाहते हो तो इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y के कोफिशिएंट इक्वल करना है तो इक्वेशन 1 को 3 से कर लो और इक्वेशन 2 को 4 से। तो देखो 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 3 = 27x माइनस 4 3 = 12y इक्वल 3 2 = 600। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। 4 से मल्टीप्लाई 7 4 = 28x, 4 3 = 12y,
4 2 जा 800। ओके, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब कोफिशिएंट्स तो सेम हो गए बट साइन डिफरेंट लाने के लिए आप इक्वेशन 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कट गए साहब। 27 माइनस 28 तो 1x, वो भी माइनस का, इक्वल में 600 माइनस 800 माइनस का 200, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 200। x क्या है, कॉमन रेशियो है। ओके, तो x डायरेक्ट मत यूज में लेना, हमसे पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे। उनकी इनकम पूछ रहा है तो x को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड पर्सन का इनकम निकालने के लिए 7 से। क्या तुम्हें y की जरूरत है? नहीं सर, y की जरूरत तो नहीं है। y की जरूरत कब होती, जब हमसे एक्सपेंडिचर पूछता, तो एक्सपेंडिचर पूछा ही नहीं, वो कह रहा है फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो आप लिखोगे सो मंथली इनकम नॉट इनकम्स, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज ₹9 इंटू 200, तो हो जाएगा बच्चा ₹1800। आई थिंक ये बात क्लियर है भाई, 9x है ना, क्या ये बात पकड़ में आ रही है? ठीक है सर। एंड मंथली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, क्या लिखने वाले हो भाई? तो आप कहोगे सर 7x, दैट इज ₹7 इंटू 200, तो इट इज ₹1400। क्या बात पकड़ में आ गई? 1400 रुपए कमा रहा है, एक 1800 रुपए कमा रहा है, और फिर हमें रेशियो दे दिया था, है ना, तो रेशियो 200 कट जाता दोनों में से, तो 9/7 ही बचता, है ना। तो ये आई थिंक रेशियो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर है क्या सबको? अरे आराम से बैठ के समझना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना कमेंट करके, ओके, बट टाइम स्लॉट के साथ पूछा करो, है ना। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 6। इन ए ट्राइंगल, एंगल सी क्या है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी है, एंड एंगल सी और एंगल बी 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस बी, फाइंड 3 एंगल्स। तो हमने कहा देखो भाई, हमारे को ना तो एंगल ए पता है, ना एंगल बी पता है, ना एंगल सी पता है, कुछ नहीं पता, एक रिलेशन दे रखा है, तो आप किन्हीं 2 एंगल्स को लेट कर लो। तो आपने देखा कि एंगल सी डिपेंड है एंगल बी पे और एंगल बी डिपेंड है ए और बी पे, तो ए और बी पता चल जाएंगे तो हम सी को भी लिख पाएंगे। तो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट किया, लेट एंगल ए इज x डिग्री एंड एंगल b इज y डिग्री। तो मैं यहां से देखो इस रिलेशन को स्प्लिट करता हूं, तो एंगल c क्या हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल b हो रहा है, और एंगल c क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल a प्लस एंगल b भी हो रहा है। देखो ध्यान से, हाँ सर, मैंने कहा यहां से एंगल b 3 टाइम्स ऑफ एंगल b किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल a प्लस एंगल b। ये 3 रिलेशन बन गए, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी। क्या है, तीनों रिलेशन पकड़ में आ रहे हैं। एंगल सी 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी के इक्वल है, और 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो आपने कहा ठीक है सर, एक काम करो एंगल सी पता कर लो आप, बस बाकी हम देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो ये वाले तीनों रिलेशन हमें पता है, हम इनमें से किसी को भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है, किसी को भी यूज में ले सकते हो। तो आपने कहा सिंस एंगल सी क्या है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी है, देयरफॉर एंगल सी हो गया 3 इंटू वाई डिग्री। अब मुझे x भी पता है, एंगल ए भी पता है, एंगल बी भी पता है और एंगल सी भी पता है। अब मैं यहां से एक रिलेशन अगर ये यूज में लेता हूं तो x और y में इक्वेशन भी आती है, क्योंकि एंगल ए x बनेगा, एंगल बी y, यहाँ पे भी y रखूंगा तो इसको सोल्व कर पाऊंगा। हाँ सर बात तो सही है। दूसरी इक्वेशन कहां से लाओगे? मैंने कहा दूसरी इक्वेशन इससे ला सकता हूं, हाँ इससे भी ला सकते हो, या फिर आप ऐसा एक यूज करो कि कुछ एंगल्स के बारे में आपको पता है। मैंने कहा हाँ यार मुझे पता है। अब एक बच्चा बोला सर इससे निकाल लो, इससे निकालो, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, कोशिश करते हैं अपन, केस यूज में लेते हैं कि सिंस 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 3y इक्वल, मैं देखो इक्वेशन बनाएंगे तो अपन डिग्री वगैरह नहीं लगाते, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया 3y इक्वल 2x प्लस 2y, 3y इधर ले जाओ तो 2x प्लस 2y माइनस 3y इक्वल 0। यहां से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, यहां लिख लेते हैं आराम से, 3 भाग कर लेते हैं, 3 पार्ट्स कर लेते हैं, इसके आराम से करेंगे। तो आपने कहा देखो सर यहां पे आप लिख सकते हो 2x माइनस वाई इक्वल 0, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1।
अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस रिलेशन को यूज में लेता हूं, एंगल सी इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, तो क्या होता है, तो 3y हो गया यहाँ पे, इक्वल में 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। तो आपको नहीं लग रहा सेम इक्वेशन दोबारा आ रही है? अरे हाँ सर, 2x प्लस 2y होगा, ये उधर जाएगा तो वो तो सेम आ जाएगी। तो मैंने कहा इसका मतलब इस रिलेशन को यूज में लेके तो काम नहीं चला सकते। अब इन दोनों में से किसी एक को यूज में ले सकते थे, या तो आप इसको लेते या फिर इसको। मैंने इसको लिया और इक्वेशन बना ली। दूसरा जो इक्वेशन निकालना है वो कैसे निकालेंगे, सिंस इन ए ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ये क्या होती है सर? मैंने कहा एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम। तो आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप यहां पे सबकी वैल्यू रखो और इक्वेशन पता कर लो। तो आपने कहा x प्लस वाई प्लस 3y, भाई एंगल सी की वैल्यू क्या है, 3 इंटू वाई है ना, इक्वल में 180 डिग्री। डिग्री नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वेशन लिख रहे हैं अपन, तो ये जाएगा x प्लस 4y इक्वल 180। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 समझ में आई कैसे निकाली अपन ने? हाँ सर समझ में आ गई। मैंने कहा दोनों को सोल्व कर लो, तो आपने दोनों को लिखा यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल 0 के, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1, और x प्लस 4y इक्वल 180 के, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो आपने कहा सर देखो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y के कोफिशिएंट इक्वल हो रहे हैं, और इक्वेशन 1 और 2 में अगर इक्वेशन 2 को आप 2 से ही मल्टीप्लाई करो तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो रहे हैं। मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा काम है, एक काम करो इक्वेशन 1 को 4 से ही कर लो। तो 4 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा मैंने 8x आया माइनस का 4y आया इक्वल में 0, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 कैसे आई, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आई। अब दोनों इक्वेशंस में हमने देखा y के कोफिशिएंट सेम है, साइन भी डिफरेंट है, तो आपने कहा ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, कोई साइन चेंज नहीं होगा, 4y से 4y कट जाएगा, ये हो जाएगा 9x इक्वल में 180, और यहां से बच्चा x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइड बाय 9 इक्वल में हो गया 20। कितना हो गया भाई, 20। x की वैल्यू आ गई। क्या x की वैल्यू से काम चल सकता है? नहीं सर, y भी चाहिएगा। तो मैंने कहा y चाहिए, तो आप करो पुट x इक्वल 20 इन इक्वेशन 1। अरे इक्वेशन 1 में पुट कर लेते, तो आपने कहा ठीक है सर। तो 2 इंटू 20 माइनस वाई इक्वल 0, y को उधर ले जाओ, 2 इंटू 20 40 इक्वल y। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई भाई, 40 आ गई, x भी आ गया, y भी आ गया। तुम्हें क्या चाहिए सर? मुझे एंगल ए बी सी की वैल्यू चाहिए, फाइंड 3 एंगल्स बोल रहा है। तो मैंने कहा ये तो आसान है, कैसे सर? मैंने कहा देख एंगल ए किसके इक्वल है, x डिग्री के, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 20, तो ये हो गया 20 डिग्री। एंगल b किसके इक्वल लेट किया आपने, y के डिग्री में, तो आप लिख दोगे y डिग्री मतलब y की वैल्यू आ रही है 40 डिग्री। ओके, एंगल c क्या है? देखो एंगल c हमने कहा कि 2 और 3 टाइम्स एंगल b है, 2 टाइम्स एंगल a प्लस b है, 3 केस है, 2 केसेस में है, तो यहां से हमने एंगल c को लिखा था 3y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू वाई डिग्री। देखो ध्यान से, हाँ सर ये लाइन ही हटेगी भाई अब, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 40 दैट इज 120 डिग्री। अब इन तीनों का सम करके भी देख लेना, 120 प्लस 40 160, 160 प्लस 20 180। तो आप लिखोगे सो एंगल्स आर 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 120 डिग्री। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 6 समझ में आया। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चा एग्जाम्पल नंबर 7। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है ये क्या कर रहा है, फाइंड 4 एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये क्या होता है सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। मैंने कहा देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके वर्टिसेज एक सर्किल के ऊपर है। मान लो ऐसा, भाई डायग्राम देख लेना आराम से, कैसा भी हो सकता है, मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा कुछ A B C और D, अगर इसके चारों वर्टिसेज किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक सर्कल पे आ रहे हो, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे आ रहे हो, तो उसको आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या होती है, एक होता है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का सम और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ABCD है, मैंने लाइन से लिखे ABCD, चाहे तुम इधर से लिख देना ABCD। भाई अगर तुम ऐसे लिखते हो ना ABCD, तो भी देखो A और C का सम 180 आ रहा है, B और C का सम 180 आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे मत लिख देना A इधर लिखा, फिर B इधर लिखा, C इधर लिखा, D इधर लिखा, तब गलत हो जाएगा कि A और D का सम भी 180।
और बी और सी का सम 180। ये नहीं होता, जब भी आप क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखते हैं तो एक सर्किल में लिखते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। वो आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिखो या क्लॉकवाइज लिखो, वो आपकी मर्जी। आई थिंक ये बात पकड़ में आ गई। तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, है ना। और ये लाइन पहले भी लिखी हुई है, तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहली कलाकारी यही करेंगे, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की स्पेलिंग गलत लिख दी भाई, क्वाड्रिलेटरल, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल ए प्लस एंगल डी, नहीं एंगल सी लिखो सर, मैंने कहा ओके भाई, इक्वल होगा 180 डिग्री के, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी का सम कितना होगा भाई 180 डिग्री। क्या यहां तक बात ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। एंगल ए और बी का सम, नहीं ए और सी का सम और बी और डी का सम 180 डिग्री होगा, कोई दिक्कत है किसी को। चलो फिर नाउ अब क्या कर रहा है, एंगल ए की वैल्यू ये रही, एंगल बी की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू और एंगल डी की वैल्यू। तो आपने कहा सो एंगल ए मतलब 2x माइनस 1 प्लस एंगल सी कितना है 2y प्लस 15 इक्वल हो जाएगा 180। सोल्व कर लो भाई, डिग्री नहीं लगाते क्योंकि जब आप इक्वेशन लिखते हो तो जो आपका यूनिट्स होते हैं उनको यूज में नहीं लेते हैं ना। ये हो जाएगा भाई 2x माइनस वाई प्लस 2y प्लस 15 इक्वल 180 डिग्री, या 180 बोल रहा हूं मैं। -1 प्लस 15 कितना होगा 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 14 इक्वल 180। अब देखो 14 उधर भेज सकते हो या फिर पहले 2 कॉमन ले लो, LHS में से 2 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई प्लस 7 आएगा 180 के इक्वल में। अब मैं इस 2 का डिवाइड 180 में कर देता हूँ, 7 को उधर भी भेज देता हूँ, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल, पहले मैंने 2 का डिवाइड किया तो 90 आया बच्चा, और ये प्लस 7 उधर गया तो -7 हो गया। तो आपने लिखा x प्लस वाई इक्वल है 83। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड केस क्या होगा, b और d एंगल का सम। तो आपने कहा b एंगल कितना है y प्लस 5 है, प्लस d एंगल कितना है 4x माइनस 7 है, इक्वल कितना हो जाएगा 180। तो 4x पहले लिख दो प्लस y बाद में, 5 माइनस 7 -2 हो गया इक्वल 180। तो यहाँ पे अब हो जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल 180 प्लस 2, और दैट इज 4x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 182। नाउ इट इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन समझ में आ गई भाई, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो आपने कहा इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर लेते हैं, मैंने कहा वेरी गुड कर लो भाई। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 83, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल में 182, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो आपने कहा सर देखो y के कोफिशिएंट इक्वल दिख गए अपने को, तो है ना। तो एक काम करो, इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गए। ये हो गया माइनस का 3x भाई, x माइनस 4x इक्वल 83 माइनस 182। तो 82 तो गया, बचा 1, तो 100 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 99 आएगा। यहां से x की वैल्यू आ रही है -99 डिवाइड बाय -3, तो 33 आ गई भाई 33 x की वैल्यू 33 आ गई। पुट कर लो, तो आपने कहा पुट x इक्वल 33 इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा 33 प्लस वाई इक्वल 83। नाउ y की वैल्यू क्या हो जाएगी 83 माइनस 33, तो आप लिखेंगे y इक्वल 50। x की वैल्यू 33, y की वैल्यू क्या है 50, और हमसे कह रहा है एंगल्स बताओ, क्या कह रहा है फाइंड 4 एंगल्स। तो एंगल ए क्या है 2x माइनस 1, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो आपको एंगल्स पूछ रहा है, एक मिनट लाइन अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो आप यहाँ पे कहेंगे एंगल ए किसके इक्वल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ए इक्वल है आपका 2x माइनस 1 डिग्री, 2x माइनस 1 डिग्री। तो आपने कहा 2 इंटू 33 माइनस 1 डिग्री, 66 माइनस 1 डिग्री, और दैट इज 65 डिग्री। क्या ये बात पकड़ में आ गई? अरे जल्दी बताओ। हाँ सर, एंगल बी किसके इक्वल है y प्लस 5 डिग्री, y प्लस 5 डिग्री।
तो y कितना है 50, 50 प्लस 5 डिग्री, दैट इज 55 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट एंगल सी किसके इक्वल है भाई? तो सर हमारा एंगल सी है 2y प्लस 15 डिग्री, 2y प्लस 15 डिग्री, तो इट इज 2 इंटू 50 प्लस 15 डिग्री, 100 प्लस 15, देख लो भाई 100 प्लस 15 आएगा, 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा 115 डिग्री। अब तुम चेक करो एंगल सी और एंगल ए का सम 180 आ रहा है, जरूर आ रहा है। लास्ट आपका एंगल डी है तो आप बोल सकते हैं 180 माइनस एंगल बी भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। तो ये आपका 4x माइनस 7 डिग्री, 4x माइनस 7, तो आप लिखेंगे 4 इंटू 33 माइनस 7 डिग्री, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 132 माइनस 7 डिग्री भाई, देख लो आराम से 132 माइनस 7, तो ये आ गया भाई 125 डिग्री। तो एंगल्स आर 65, 55, 115 एंड 125 डिग्री। ओके, मैंने आराम से तुम्हें कैलकुलेशन भी समझाई है, और जो मेन कॉन्सेप्ट था वो समझना जरूरी था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है बच्चा, 180 डिग्री होता है। ये बात पता है तो हम इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत किसी को भाई? अगर कोई भी प्रॉब्लम आए या समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चा, फिर एग्जांपल नंबर 8। ए पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट at the rate of 12% simple interest and some other amount at the rate of 10% simple interest. He received yearly, क्या लिख दिया, yearly of rupees 130. He received मतलब उसको मिलता है yearly interest मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा हुआ? इंटरेस्ट। यहाँ पे लिख देता हूं इंटरेस्ट, REEST, इंटरेस्ट, ठीक है ना। उसको ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है कितना रुपए बच्चा? 130 रुपए। इस बात का मतलब क्या है? मान ले आपके पास ए रुपए है, ए मान लो, ए तो रुपए है तो एक्स मान लेता हूं। एक आपके पास एक्स रुपए बच्चा और एक पैसा आपके पास वाई रुपए। एक्स रुपए को आप 12% पे इंटरेस्ट पे लगा रहे हो, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो सर जितने रुपए लगा रहे हैं उसका 12% निकालेंगे, तो आप लिखेंगे एक्स का 12%, तो एक्स इंटू 12%, तो ये हो जाएगा 12x अपॉन 100, ये आ गया इंटरेस्ट। और y रुपए कितने इंटरेस्ट पे लगा रहे हो? 10% पे, तो ये हो जाएगा y इंटू 10%, तो इसको लिखोगे 10y अपॉन 100, और इन दोनों पैसों को जोड़ोगे तो इन दोनों का एडिशन कितना दे रहा है तुम्हारे को? 130 रुपए इंटरेस्ट के, ओनली इंटरेस्ट बोला ना। बट इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट, मतलब पहले स्कीम ए थी, ये मान लो स्कीम ए है और ये स्कीम बी है। अब ए स्कीम में तुम एक्स रुपए लगा रहे थे, बी स्कीम में तुम वाई रुपए लगा रहे हो। इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्ट, तो मैंने कहा अब ए स्कीम में कितने रुपए लगा रहा है? वाई रुपए, और बी स्कीम में कितने रुपए लगा रहा है? एक्स रुपए। इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? ए स्कीम दे रही है 12%, तो ये हो जाएगा 12y अपॉन 100, यस और नो, और ये हो जाएगा 10x अपॉन 100। भाई स्कीम बी तो 10% इंटरेस्ट दे रही है। ही वुड हैव रिसीव्ड 4 मोर एज इंटरेस्ट, अब उसको 4 रुपए इंटरेस्ट के ज्यादा मिल रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 130 प्लस 4 मिलेगा सर। ऐसा एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रीवियस कुछ एक्सरसाइज के अंदर। हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट्स, उसने डिफरेंट रेट्स पे कितना इंटरेस्ट कितना रुपए लगाए थे, अमाउंट के लगाए थे। तो आप यहाँ पे क्या लेट करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लेट करेंगे, लेट अमाउंट इन्वेस्ट एट 12% इज रुपीज एक्स, स्कीम है 12% वाली, एंड अमाउंट इन्वेस्ट एट 10% रुपीज वाई। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12% इंटरेस्ट दे रहा है और ये 10% दे रहा है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं डायरेक्ट कि ईयरली इन्वेस्ट, यहां पे लिख देता हूं ईयरली इंटरेस्ट कितना आएगा उसका? ईयरली इंटरेस्ट तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ भाई। तो आपने कहा सर ईयरली इंटरेस्ट आएगा 12x अपॉन 100 प्लस 10y अपॉन 100। ये कैलकुलेशन करने का तरीका था। तो आप इन दोनों को किसके इक्वल लिख सकते हो? 130 के, क्वेश्चन कह रहा है। तो आप लिखेंगे 12x अपॉन 100 प्लस 10y अपॉन 100 इक्वल 130। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया 100, तो ये हो गया 12x प्लस 10y अपॉन 100, डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल 130, डबल जीरो उधर भेज दो, तो हो जाएगा 12x प्लस 10y इक्वल 130 इंटू 100, यहां से 2 कॉमन आ रहा है बच्चा, तो 6x प्लस 5y हो जाएगा ये, इक्वल 13000 डिवाइड में 2 भेज दूंगा मैं अब, हाँ ना बोलो, हाँ सर बात तो सही है। तो मैंने कहा यहां से 6x प्लस 5y किसके इक्वल आएगा, तो आपने कहा 13,000 डिवाइड बाई 2। ओके, मैं एक काम करता हूं, इसी स्लाइड की कॉपी बना लेता हूं, बना ली मैंने, और अब मैं यहां पे आराम से ये इन पहली स्कीम हटा रहा हूं, या एक बार रहने देता हूं, एक बार रहने देता हूं इसको। नाउ लिसन ध्यान से, इससे मैं इक्वेशन क्या बना सकता हूं, तो मैं इक्वेशन बना सकता हूं सर 6x प्लस 5y इक्वल 2 का डिवाइड करो, 6 2 जा 12, फिर 5 0 0, 6,500, भाई 6,500 जोड़ोगे तो 13,000 ही होते, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अरे क्या ये बात पकड़ में आ रही है, इक्वेशन 1 कैसे आई, कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं आपको, पहली इक्वेशन आ गई आपके पास 6x प्लस 5y इक्वल 6,500, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब देखो भाई इक्वेशन 2 कैसे आएगी, वो कह रहा है इफ वी हैड इंटरचेंज द अमाउंट, इस बात को लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, यहां से हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, मैं लिख के दिखाऊंगा तुम्हारे को, पूरी बात टेंशन मत लो आराम से, ये मैं इरेज कर रहा हूं, अब इक्वेशन तो मैंने लिख दी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ ही इंटरचेंज्ड द अमाउंट, so amount invest at 12% कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, y रुपीज हो जाएगा, पहले x था अब y हो गया, एंड अमाउंट इन्वेस्ट एट 10% कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, रुपीज x हो जाएगा। देयरफॉर मुझे ईयरली इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ईयरली इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है अब, तो सर आपने y रुपीज लगाया है 12% पे, तो आपको मिलेगा 12y अपॉन 100, प्लस x रुपए लगाया है 10% पे, तो आप लिखोगे 10x अपॉन 100, और क्वेश्चन कितना कह रहा है, 4 मोर देन एज इंटरेस्ट, 4 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो आप लिखेंगे सो 10x अपॉन 100 प्लस 12y अपॉन 100, ये किसके इक्वल आएगा, 130 प्लस 4 के इक्वल आएगा। यहां पे मैंने तुम्हें समझा दिया था, अब मैं इस लाइन को इरेज कर देता हूं, अब मैं इसको क्या कर सकता हूं इरेज, क्योंकि यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां से लाए सर 12y अपॉन 100, मैंने कहा y का 12% निकाल लो और वही तुम्हारा क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। 12% का मतलब यही होता है, और परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट का साइन रिमूव करते हो, मल्टीप्लाई करके निकालते हो। अब इसमें क्या करूंगा, अगेन एलसीएम ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा बच्चा 10x प्लस 12y डिवाइड बाई 100 इक्वल 134, ये 100 उधर डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो 10x प्लस 12y किसके इक्वल आ जाएगा, 134 इंटू 100। अगर आप कैंसिल नहीं करते, कैंसिल कर भी लो, तो इक्वेशन का पेयर कैसा बनता है वो दिखाता हूं तुम्हें। ये हो जाएगा बच्चा 2 कॉमन ले लिया, तो 5x प्लस 6y हो गया, इक्वल में आ गया बच्चा 13400, 2 डिवाइड में भेज दो, तो 5x प्लस 6y हो गया बच्चा आपका 13400 डिवाइड बाई 2, तो 5x प्लस 6y इक्वल 7 और 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 6700, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक इक्वेशन 1 और 2 समझ में आ गई। अरे कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई सर, मैंने कहा लिख दो, तो यहां पे आप लिखोगे 5x प्लस 6y इक्वल में कितना आएगा, 6700। नाउ इक्वेशन 1 और 2 में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है सर, ये इक्वेशन ऐसी है ax प्लस by इक्वल c, फिर यहां पे लिखा हुआ है bx प्लस ay इक्वल d। ध्यान से देखो, जो x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में वो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, और जो y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। क्या ये बात देख पा रहे हो आप, हाँ सर देख पा रहे हैं। तो मैंने कहा इस टाइप की इक्वेशंस के पेयर हमें जब मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है, फिर एक बार 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है, और उनको सोल्व करना आसान है। वैसे तो इसको भी आसान है, इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को 5 से करो तो हो जाएगा, बट वही तरीका अप्लाई करते हो। तो आपने कहा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2,
तो x के कोफिशिएंट x के साथ ऐड हो गए तो 11x आ गया प्लस 5 प्लस 6y 11y आ गया इक्वल 0 0 7 प्लस 5 12 कैरी 1 1 3 2 0 0। यहाँ से 11 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल आ गया 13,200 के इक्वल बचा और x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 13,200 डिवाइड बाई 11। तो 11 का जब डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11 11 2 जा 12 22 तो 1200 आ गया भाई। कितना आ गया बच्चा 1200। ओके दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इससे क्या होगा मैंने कहा देख 6x में से 5x माइनस करोगे x आएगा प्लस 5y माइनस से 6y माइनस करोगे तो माइनस y आएगा प्लस कैसे लिख दिया मैंने क्या आएगा बच्चा माइनस y इक्वल में 6500 में से 6700 करोगे तो माइनस के 200 आएंगे। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब देखो 3 और 4 को सोल्व करना आसान हो गया यस और नो। हाँ सर ये तो आसान हो गया क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स क्या आ गए x और y के 1 1 आ गए और यही इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करने का तरीका होता है। कई बार यहाँ पे 67 67 55 55 लिखा हुआ मिल जाए तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करने थोड़ी ना बैठोगे। तो ये बात दिमाग में रखना जरूर बनती है। तो आपने कहा देखो सर x प्लस वाई इक्वल है 1200 के दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3। x माइनस वाई इक्वल है माइनस 200 दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अगर हम डायरेक्ट इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करते हैं तो y से y कैंसिल हो जाता है 2x इक्वल आता है 1000 के तो x की वैल्यू आ गई 1000 अपॉन 2 दैट इज 500। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 500। अब पुट कर दो x इक्वल 500 इन इक्वेशन मान लो 3 में ही कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 500 प्लस y इक्वल 1200 और यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1200 माइनस 500 और दैट इज 700। ओके क्लियर है सबको x और y की वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट्स कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा था तो x की वैल्यू और y की वैल्यू तो इन्वेस्ट कर रहा था तो आप लिखेंगे सो पर्सन इन्वेस्टेड लिख दो इन्वेस्टेड रुपीज 500 एट 12% रेट एंड रुपीज 700 एट देखो पहला 12% ही था क्या हाँ पहला 12 था दूसरा 10 था तो आप लिखेंगे एट 10% रेट। इन्वेस्ट रेट भी लिख सकते हो या इंटरेस्ट रेट भी लिख सकते हो पर ईयर है ना पर ईयर के हिसाब से था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे हमें इसको अटेम्प्ट करना था क्या समझना जरूरी था। देखो हर क्वेश्चन में की पॉइंट को ध्यान में रखा करो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या चीज नहीं समझनी जरूरी थी क्यों ये क्वेश्चन डिफरेंट है और इसको कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे वो जरूरी है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9 वो भी सेम पैटर्न पे तो हम एक काम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 तक इसी वीडियो में रखते हैं और बाकी एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चा तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके।